हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो श्रृंखला को बहुत अधिक प्यार दिया। इस वीडियो श्रृंखला में हम नवीन सिलेबस जो 2024 में पीएससी का नया सिलेबस है, इसकी 10वीं यूनिट पढ़ रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में हम जनजातियों से संबंधित मध्य प्रदेश शासन की सारी योजनाएं पढ़ने वाले हैं और इसी वीडियो में आपको ये सारी योजनाएं मैं याद भी कराऊंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए श्री गणेशाय नमः बोलकर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए इस सिलेबस को फिर से हम याद कर लें। देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूं कि हमें सिलेबस पूरी तरह से याद कर लेना है। हर एक बच्चे को ये पूरा सिलेबस याद हो। अगर अभी तक आपने ये याद नहीं किया है तो आप इसको याद कर लेना। 10वीं यूनिट हमने इस श्रृंखला में शुरू की है जिसमें मध्य प्रदेश की जनजाति का भौगोलिक विस्तार और उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान में पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। फिर हमने सेकेंड पॉइंट जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियां और पिछड़ी जनजातियां दी हुई है, इनको एक श्रृंखला के रूप में गोंड बेगा इस रूप में अलग अलग वीडियो में पढ़ा। इसी पॉइंट में लास्ट में लिखा हुआ है जनजातियों के कल्याण की योजनाएं, जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस पॉइंट से एक वीडियो और बाकी रहेगा जिसमें मैं घुमक्कड़ जनजातियों के बारे में कुछ डिटेल्स आपको दूंगा। बाकी ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको इससे ज्यादा जनजातियों की डिटेल्स नहीं पढ़नी है। अगले वीडियो में हम ये पॉइंट कवर करेंगे और अगले वीडियो में मध्य प्रदेश की जनजातियों का स्वतंत्रता आंदोलन, अर्थात 3 वीडियो में ये पूरा पॉइंट कवर हो जाएगा। मतलब 3-4 वीडियो में हम इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे और इसके बाद में एक श्रृंखला के रूप में आपको इसके सारे एमसीक्यूज कराने वाला हूं। आप निश्चिंत रहें, 10वीं यूनिट में 10 में से 10 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी और गारंटी मैंने ली है। आप मेरे साथ बने रहें। आइए शुरू करते हैं जनजातियों की योजनाएं। देखिए, हमें यहां याद रखना है कि हमें भारत सरकार की योजनाएं याद नहीं करनी है। 2 संस्थाएं योजना बनाती है, भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन। हमें केवल और केवल मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं याद करनी है। हाँ, अगर भारत सरकार की कोई विशेष योजना है जो मध्य प्रदेश ने इनिशिएटिव लेकर के लागू की है तो हम उसको याद कर लें, इससे ज्यादा हमें याद नहीं करना है। दूसरी बात, योजनाओं में हमें 2 पॉइंट याद रहे, हमें उसका साल याद करना रहेगा और दूसरा कि ये किस उद्देश्य से लागू की गई वो मूल रूप से याद करना रहेगा। कुछ छोटे स्थानों पर हम ये भी याद करेंगे कि ये किस विभाग या मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। वहां हम सारी योजनाओं पे ये पॉइंट लागू नहीं करेंगे। तो ये 2-3 मूल बातें जो प्रश्न के रूप में इस टॉपिक से पूछी जाती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें याद हो कि 1994 में मध्य प्रदेश की सरकार ने जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए 13 योजनाएं एक साथ चलाई थी। कितनी योजनाएं चलाई थी? 13 योजनाएं एक साथ चलाई थी। और वो 13 योजनाएं जो चलाई थी वो अलग अलग याद ना करते हुए हम एक साथ सारी की सारी योजनाओं को याद करें और मैं उनको याद करवाने वाला हूं। आपको बस 5 मिनट धैर्य के साथ इसे सुनना है। अगले 2-3 मिनट में आपको पूरी योजनाएं याद हो जाएंगी। पहले हम 13 योजनाओं को क्रम से याद कर लेते हैं क्योंकि साल तो सबका 1994 ही रहेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो योजना है वो पवन पुत्र योजना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, रामायण का एक इंसिडेंट याद कर लेना है जब मेघदूत ने लक्ष्मण भगवान को तीर चला करके घायल कर दिया था। वो मूर्छित अवस्था में थे और भगवान राम चिंतित हो गए थे कि अब मेरे भाई का क्या होगा। तब उन्होंने याद किया पवन पुत्र को और कहा कि पवन पुत्र तुम ही सहारा हो, तुम ही क्या हो? सहारा हो। अब देखिए, आपको वो इंसिडेंट इमेजिन करते जाना है और जैसे जैसे इंसिडेंट याद करते जाओगे, मुझे यकीन है आप सबको याद आ गया होगा। पहले हम योजनाओं के नाम याद करते हैं, फिर अंदर डिटेल में चलेंगे। तो रामायण में एक इंसिडेंट है जब राम भगवान के भाई लक्ष्मण भगवान को मेघनाथ जो रावण का पुत्र है उसने तीर चला करके, शक्ति बाण चला करके घायल कर दिया था और वो मूर्छित हो गए थे। अब पवन पुत्र जो हनुमान जी जो है वो जड़ी बूटी लेने जाएंगे कहीं पे, वो इंसिडेंट ही यहाँ पे हमें याद कराए गए 13 योजनाएं। पहला है पवन पुत्र, पवन पुत्र माने हनुमान जी, तो आपको पवन पुत्र याद हो गया होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, भगवान ने चिल्लाया जोर से पवन पुत्र मुझे सहारा दो या लक्ष्मण को सहारा दो, तो वो पूरी रफ्तार के साथ में वहां
आ गए। कितनी? पूरी रफ्तार के साथ, क्योंकि बहुत तेज स्पीड है ना उनकी, तो रफ्तार के साथ वहां आ गए। 3 योजनाएं याद हो गई होगी। अब उन्होंने कहा कि जाओ किसी वेद को ढूंढ के लाओ। वेद को संस्कृत भाषा में धन्वंतरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धन्वंतरी भी कहा जाता है। तो वो वेद को श्रीलंका से या लंका से उठा करके ले आते हैं। लंका में जो रावण का वेद होता है उसको उठा करके ले आते हैं। तो 4 योजनाएं याद हो गई। पहले पवन पुत्र, फिर सहारा, और फिर रफ्तार, फिर धन्वंतरी। 4 याद हो गई होगी। अब धन्वंतरी क्योंकि रावण के का वेद था, तो वो कहता है कि मैं तो भैया स्वावलंबी हूं, खुद का काम खुद करता हूं, तुम अपना काम खुद कर लो, मैं नहीं किसी का जीवन विवन बचाने वाला हूं। 2 बार जीवन विषय किसी का नहीं बचाने वाला हूं। तो 2 बार जीवन बोलेगा वो, जल जीवन नव जीवन, या मैं किसी का जीवन नहीं बचाता, मैं किसी को नया जीवन नहीं देता। तो धन्वंतरी ने कहा कि मैं तो स्वावलंबी हूं, मैं किसी का जीवन नहीं बचाऊंगा, मैं किसी को नवा जीवन नहीं दूंगा, नया जीवन नहीं दूंगा। तो जल जीवन नव जीवन, ये याद हो गया होगा श्रृंखला में आपको। आगे फिर वो मान जाते हैं धीरे से, जब विभीषण उनको मनाते हैं तो मान जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं ये मधुबन, मधुबन माने कोई जगह है जिसका नाम है मधुबन, वहां से वनजा लेकर आओ। वनजा जड़ी बूटी का नाम है। मधुबन माने कि कोई गार्डन है, मधुबन से जड़ी बूटी लेकर आओ, तब जाके मैं निर्मित करूंगा दवाई, तब मैं क्या करूंगा? निर्मिता। तो 3 योजना एक साथ याद करो कि मधुबन से वनजा लेकर आओ, तब जाकर मैं जड़ी बूटी बनाऊं। तब तक लक्ष्मण को अपना ऐसे ही रोग सहना होगा, दर्द क्या करना पड़ेगा? सहकार। सहकार मतलब सहन करना पड़ेगा। फिर इसके साथ न्याय होगा। जब जड़ी बूटी आ गई तो फिर लक्ष्मण भगवान ठीक हो गए, सबके मन प्रफुल्लित हो गए, तो पूरी वसुंधरा, वसुंधरा मतलब होता है धरती, तो पूरी धरती जो है वो खिलखिला उठी, क्योंकि हनुमान जी पूरी धरती उखाड़ कर ले आए थे। तो ऐसे एक छोटा सा कोड बना करके हमको इनको आपस में जोड़ लेना है। कैसे जोड़ा? आप देखो, सारी योजनाएं मैं आपको बोलकर बताता हूं। सबसे पहला आपको याद करना है पवन पुत्र। पवन पुत्र के बाद दूसरा याद करना है आपको सहारा। क्या याद करना है? सहारा। फिर वो पूरी रफ्तार से सहारा देने के लिए आ गए। फिर उन्होंने कहा कि किसी वेद को उठा के लाओ। वेद का नाम क्या है? धन्वंतरी। फिर धन्वंतरी ने कहा मैं तो स्वावलंबी हूं भैया, ना जल जीवन बचाऊंगा, ना नवा जीवन बचाऊंगा, नव जीवन बचाऊंगा। 7 योजनाएं याद हो गई। आगे बढ़े तो इनने कहा कि चलो मान जाता हूं मैं, आप मधुबन से वनजा लेकर आओ। मधुबन से तो अगली योजना मधुवन, उसके अगली योजना वनजा, तब मैं निर्मित करूंगा जड़ी बूटी, तब मैं निर्मिता करूंगा। तब तक इसको झेलना पड़ेगा। क्या झेलना पड़ेगा? दर्द। तो सहकार, सहन करना पड़ेगा, सहकार योजना। तो अगली योजना सहकार के बाद आएगा। इसको फिर न्याय मिला और पूरी धरती जो है वो मुस्कुराने लगी, वसुंधरा हो गई, वसुंधरा सज गई, है ना। ऐसे याद कर लेंगे। तो ये 13 योजनाएं याद कर ली होगी आपने। इसको अपनी कॉपी में, जब मैं आप ये वीडियो देखते रहें तो आप एक अपनी कॉपी में इनको एक के साथ एक क्रम से नोट कर लें और 2-3 बार रिवाइज कर लें। मैं गारंटी दे रहा हूं सारे के नाम याद हो जाएंगे। इनको चाहूं तो मैं आपको अलग अलग भी पढ़ा सकता। मैं आपको पढ़ाता वनजा योजना 1994 में आई थी, उसका ये साल उद्देश्य ये था, लेकिन ऐसे करने से आपको याद नहीं होगा। मैं अपने तरीके को आपको बता रहा हूं कि आप मेरे तरीके से याद कर लो। 5 मिनट की मेहनत है, आपको पूरी योजनाएं याद हो जाएगी। इस वीडियो में आपको कम से कम 50 योजनाएं मैं याद कराऊंगा और गारंटी सारी याद हो जाएंगी, सबका साल याद हो जाएगा। चलिए, ऐसी मेहनत करनी है आपको। अब एक एक योजना की डिटेल पे आ जाते हैं। पवन पुत्र योजना, देखो पवन पुत्र योजना क्या है? पवन पुत्र योजना है अनुसूचित जाति जनजाति के युवकों को ऑटो रिक्शा और टेम्पू के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराना। तो यहां आपको मेन पॉइंट जो याद रखना है कि ऑटो रिक्शा और टेम्पो, देखो ये जो आजकल सिटी में टेम्पो या ऑटो रिक्शा चलाते हैं ना, वो हनुमान जी की गति से भी तेज चलाते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? याद कि टेम्पो वाले या रिक्शा वाले भैया बहुत हनुमान जैसे भी तेज चलाते हैं, याद हो जाएगा। पवन पुत्र योजना में टेम्पो खरीदने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, पैसे देती है, ताकि लोगों में रोजगार जो है वो पैदा किया जा सके। दूसरा है सहारा योजना। सहारा योजना क्या है? विकलांग और निराश्रितों को विशेष सहायता, अर्थात आर्थिक सहायता। देखो सहारा किसको चाहिए? जो लंगड़ा लूला हो, अंधा बहरा हो, अंधा हो, उसको सहारा चाहिए। तो इनको सबको एक वर्ड हम दिव्यांग कहकर पुकारते हैं। 2016 से हमारे यहाँ नया वर्ड आ गया दिव्यांग, पहले इनको विकलांग कहते थे। तो इन दिव्यांगों या विकलांगों को सहारा देना है, इनको आर्थिक सहायता देने की योजना है। 1994 में बनी थी, 1994 में। ये सारी की सारी योजनाएं 1994 में ही बनी है।
आगे बढ़ते हैं, रफ्तार। रफ्तार सबसे ज्यादा तेज स्पीड से क्या चलती है? बस चलती है। श्रमिकों को संगठित कर यातायात समिति बनाना और ट्रक और बस खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो बस और ट्रक बहुत तेज चलते हैं, उनकी रफ्तार ज्यादा होती है, तो रफ्तार में याद रख लो ट्रक बस, और पवन पुत्र में याद रख लो ऑटो रिक्शा और टेम्पो, याद हो जाएगा। अगला है धनवंतरी। धनवंतरी तो समझ में आ रहा है, वेद जी जैसा कुछ बात होगी। तो अनुसूचित जाति जनजाति को प्राइवेट प्रैक्टिस करने हेतु सहायता देना। देखो जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वेद का काम करते हैं, उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए सरकार सहायता देती है इस योजना से। आगे बढ़ते हैं, स्वावलंबन योजना। अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को दुकानें आवंटित करना, खुद की दुकान दे देना, खुद को। स्वावलंबन शब्द का अर्थ क्या होता है? वही 5वीं 6ठी क्लास में हमने गांधी जी वाले में पढ़ा था ना, गांधी जी ने अपनी पत्नी को, कस्तूरबा बाई को सिखाया था स्वावलंबन का पाठ, वही कि खुद का काम खुद करो। तो स्वावलंबी कब बनेगा आदमी? जब खुद की दुकान होगी खुद के पास। तो ये खुद की दुकान खोलने के लिए सरकार दुकान देती है इसमें। देखो जब भी नगर निगम या कहीं पे भी दुकानें बनाई जाती है तो उसमें से एक निश्चित हिस्सा ST SC वर्ग को दिया जाता है, ऐसा इसमें प्रावधान है। अगला है नवजीवन योजना। नवजीवन क्या करती है भैया? नवजीवन शहरी गरीबों को 50,000 रुपए देती है भूखंड आवंटन के लिए। असली में ये शुरुआत में कम राशि थी, बाद में बढ़ा दी गई। और ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि सरकार ने उस समय जब ये योजना शुरू हुई थी तो शहरी क्षेत्र में 50,000 भूखंड घर बनाने के लिए शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिए। अगला है जल जीवन। समझ में आ रहा है, जल से संबंधित कोई प्रावधान होगा, लेकिन ये जल पीने वाला नहीं है, सिंचाई वाला है। अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों हेतु सिंचाई योजनाएं बनाना जल जीवन योजना के अंतर्गत आता है, या जल जीवन योजना का से उनको सिंचाई का लाभ पहुंचाना या सिंचाई से पानी उन तक पहुंचाना ताकि वो भी अच्छे से खेती कर सके। अब बहुत सारे लोगों का फोन मैसेज आता है कि सर आप हट जाया करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, मधुबन। आधुनिक तरीके से डेयरी। मधुबन, देखो मधुबन शब्द का अर्थ होता है गार्डन, है ना। मधुबन माने सामान्यतः गार्डन होता है। तो गार्डन में कौन है? गाय बंधी हुई है, गाय से हमने दूध निकाल लिया तो डेयरी फार्म बन गया। आधुनिक तरीके के डेयरी फार्म स्थापित करने की योजना को कहते हैं मधुबन योजना, याद हो गया होगा आपको। अगला है वनजा। वनजा शब्द का अर्थ होता है वन से उत्पन्न होने वाला। देखो ऐसे मान लो, वन प्लस जा, वन से जन्म लेने वाला, ज मतलब जन्म लेने वाला। जैसे पंकज, पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेना, कीचड़ में जन्म लेने वाला। भूमिजा, जैसे सीता माता का एक नाम है भूमिजा, तो भूमि से जन्म लेने वाली भूमिजा। तो ऐसे ज शब्द का होता है जन्म लेना, तो वनजा। तो वन में क्या चीजें मिलती हैं, जन्म लेती हैं? लघु वन उपज जन्म लेती है। पर आश्रित श्रमिकों को उनके निवास के निकट लघु उद्योग लाभप्रद रोजगार दें, ऐसी व्यवस्था करने की योजना थी वनजा योजना। अगली है निर्मिता योजना। अब निर्मिता योजना क्या है? कुशल, देखो निर्मिता मतलब निर्माण करना है, किसी चीज का निर्माण करना है। तो जो घर बनाने वाले श्रमिक होते हैं ना, उनको प्रशिक्षण देकर, या ST ST के लोगों को प्रशिक्षण देकर घर बनाने वाले श्रमिक में कुशल श्रमिक बनाना निर्मिता योजना है। अगली है सहकार योजना। श्रमिकों को लाभ दिलाने हेतु खनिज और ईंट भट्टे सहकारी समितियों मतलब ईंट भट्टे आवंटित करने के लिए या खदानें आवंटित करने के लिए समितियों की स्थापना करना अनुसूचित जाति जनजाति की, और उनको वो भट्टे आवंटित करने की जो योजना है वो सहकार योजना कहलाती है। अगली है न्याय योजना। न्याय योजना क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति के वकीलों के लिए ये योजना है। अब न्याय से समझ ही आ रहा है ना, या तो वकील की होगी या वकील की पढ़ाई के लिए होगी। तो न्याय योजना वकीलों को ट्रेनिंग देने और उनको सहायता देने के लिए। अगली है वसुंधरा। वसुंधरा मतलब होता है जमीन, भूमि, तो ये भूमि से संबंधित है। भूमिहीन कृषकों को भूमि खरीदने के लिए ऋण देना, पैसे देने की जो योजना है वो है वसुंधरा योजना। देखो आपको 13 की 13 योजना याद हो गई होगी, एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेना। पवन पुत्र, फिर रफ्तार, फिर सहारा, फिर धनवंतरी, फिर स्वावलंबन, नवजीवन, जल जीवन, मधुबन, वनजा। वनजा के बाद क्या? वनजा से वो क्या लेकर आए? मधुबन। वनजा के बाद लेकर आए निर्मिता, सहकार। फिर उन्होंने क्या किया?
ठीक कर दिया तो न्याय मिल गया, और वसुंधरा। ऐसे आपको योजनाएं याद कर लेनी है, बड़ी आसान है ये योजनाएं, आप याद कर लेना। चलो हम अगली योजना पे बढ़ते हैं। अगली योजना है शंखनाद योजना। क्या नाम है? शंखनाद योजना। 26 जनवरी 1997 को ये योजना शुरू हुई थी। कैसे याद करोगे? देखो, जिस दिन 26 जनवरी होती है उस दिन सुबह हम शंख बजाते हैं ना, शंख बजता है ना उस दिन। खैर अब हम शंख नहीं बजाते, अब तो हम ढोल ताशे बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी के दिन क्या होता है? शंखनाद होता है, या इसी दिन शंखनाद हुआ था भारत के गणतंत्र का। ऐसे जोड़ लो, 26 जनवरी तो याद हो गई आपको। अब याद करना है 1997, तो इसको हिंदी में बोलो 97। जब कोई हमें सताता है तो अंग्रेजों ने हमें सताया था, इसलिए हमने अपने उनको कूट काट करके देश से भगा दिया, मारकर भगाया। तो 97 मतलब जब कोई सताता है तो हम आजाद हो जाते हैं, याद रखना। तारीख याद रखने के लिए मैंने इसको जोड़ा है, बाकी इस बात का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से स्कूलों के लिए माध्यम अर्थात शिक्षा का, स्कूलों के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करना अर्थात स्कूल खोलना। सीधा सा शंखनाद योजना का अर्थ क्या है? अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में स्कूल खोलने की योजना है शंखनाद योजना। इसके तहत एक पॉइंट याद रखना, ये पूछा है, विकास वाहिनियों का गठन किस योजना के माध्यम से किया गया है? विकास वाहिनी का गठन जो है वो शंखनाद योजना के माध्यम से किया गया है। आपको ये दूसरी बात भी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नई अगली योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना या कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। अब देखो, विद्यालय कितने खंभों पे टिका होता है? 4 खंभों पे, 4 खंभे गाड़े जमीन पे या 4 बीम कॉलम बनाए और उनपे स्कूल बन गया। 4 खंभों पे टिका रहता है ना स्कूल। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब आई? 2004 में। याद रख लेना आप। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बालिकाओं में शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने तथा अनुसूचित जाति और जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना शुरू की गई। कुल मिलाके आवासीय विद्यालय, या एक तो होता है छात्रावास और एक होता है स्कूल, तो ऐसे स्कूल जिसमें छात्रावास भी हो और स्कूल भी हो, ऐसे कोई कॉम्बिनेशन वाले स्कूल जिसमें ST SC के लिए 50% सीटें आरक्षित हो, ऐसे स्कूल खोलने की योजना है कस्तूरबा गांधी। याद रखना है 4 स्कूल खोले तो 4 में आ गई योजना। कब बनी थी? 2004 में। आगे बढ़ते हैं। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब आई थी? 2006 में। कैसे याद करोगे? देखो, कन्याएं ज्यादातर क्या है, 6ठी क्लास तक पढ़ती है और फिर स्कूल छोड़ देती है। तो 6ठी क्लास तक जो पढ़ती है वो स्कूल ना छोड़े, इसलिए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना बना दी हमने। उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। और इससे 9वीं क्लास में जब वो एडमिशन ले तो उसको 1000 रुपए की छात्रवृत्ति, और जब 11वीं क्लास में एडमिशन ले तो पहले 2000 था, बढ़ाकर 3000 रुपए की छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन राशि उसको दी जाएगी। इस योजना में ये प्रावधान है। अब याद रखिए, कन्या साक्षरता योजना। कन्या साक्षरता योजना कब आई? 2006 में आई। कैसे याद किया? 6ठी तक पढ़ने वाली बच्चियों को ज्यादा बड़ी क्लास तक उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना था, तो 6 से जोड़ लेना, इसको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना। पहले तो साल याद करना है। देखिए, मैं कुछ ऊटपटांग बातें भी बोलता हूं याद कराने के लिए, तो उनका उद्देश्य केवल याद कराना होता है। यहाँ किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, केवल हमें याद करना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना किस साल में आई? 2010 में आई। कैसे याद करेंगे? तो 2010 से याद करो। देखो, जो मूर्ख व्यक्ति है, श्यामा प्रसाद मूर्ख व्यक्ति, उसको छात्रवृत्ति देनी है। तो श्यामा प्रसाद छोड़ो, मूर्ख व्यक्ति को कितनी छात्रवृत्ति देनी है? या तो 10 रुपए दे दो या 20 रुपए दे दो, तो वो खुश हो जाएगा, याद हो जाएगी इससे। ये अगली पॉइंट है या इसकी डिटेल है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के विद्यार्थियों को जिन्होंने 12वीं कक्षा 80% से पास की है, 80% अंक ला करके प्राप्त की है, उनको छात्रवृत्ति और फीस माफ करने की जो योजना थी वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना। याद हो गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। योजना मध्य प्रदेश विकास, इसका नाम ही है मध्य प्रदेश विकास योजना। मध्य प्रदेश विकास क्या है ये योजना? देखो,
जो भारत मध्य प्रदेश की शासन ने बहुत सारी योजनाएं चला रही है, उनका लाभ अनुसूचित जाति जनजाति को नहीं मिलता है, इसलिए मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है। क्योंकि मध्य प्रदेश की एक बड़ी आबादी जो है वो एसटी एससी की है, तो उनको भी लाभ मिले, इसलिए ये योजना बनाई गई कि जो अभी तक चल रही उन योजनाओं का लाभ एसटी एससी तक पहुंचाया जाए। यही योजना है मध्य प्रदेश विकास। नाम क्या है? योजना मध्य प्रदेश विकास। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो 12 बच जाएगी, इसलिए याद रख लेना, 2012 में आई थी। विभिन्न विकास योजनाओं का क्रियान्वयन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी करना और उनका लाभ आदिवासियों को देना इस योजना का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना। देखो, किसी का कौशल उन्नयन नहीं किया तो कौशल उन्नयन कर लेने के बाद वो आदमी ज्यादा पैसे कमाएगा। डिफरेंस दिखाता हूं। एक श्रमिक होता है, मजदूर, दिन भर मेहनत करता है, कमाता है 400-500 रुपए, और एक आदमी जो स्किल्ड है, कंप्यूटर ऑपरेटर या बहुत अच्छा सा कंप्यूटर ट्रेनिंग इंजीनियर है, ये दिन भर के 4-5 हजार रुपए कमाता है। तो ये दोनों में किस चीज का अंतर है? कौशल का अंतर है। तो अगर कौशल नहीं होता है तो आदमी की 12 बच जाती है, ऐसे याद कर लेना। तो कौशल से 12 को जोड़ लेना। कौशल योजना कब आई? 12 में आई। अनुसूचित वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवकों को गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। ये याद रखना। एसटी एससी के जो ऐसे लड़के हैं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन फिर भी उनके पास काम नहीं है, उनको काम दिलाने की योजना है। आगे बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना, ये भी 2012 की है, तो सेम आप याद कर सकते हैं, 12 एक साथ जुड़ जाएगा। अनुसूचित श्रेणी के विद्यार्थियों को आईआईटी, कहां? आईआईटी, क्लेट, या आईआईटी नहीं है, आईटीआई है, आईटीआई, क्लेट, एनडीए, ऐसी जो बड़े स्तर की एग्जाम्स होती हैं उनको क्रैक कर लेने पर या उनको पास कर लेने पर इस योजना के तहत 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। तो बच्चों को 50,000 रुपए की सहायता देने के लिए जो योजना आई वो वाल्मीकि योजना कहलाई। अब देखो, जोड़ते हैं वाल्मीकि, तो वाल से जोड़ लेते हैं इसको। वाल्मीकि, वाल जो है हमारे शरीर में होते हैं ना, हृदय के पास होते हैं बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। वो वॉल खराब हो जाए तो आदमी मर जाता है, तो वाल खराब हो जाए तो आदमी मर जाता है, माने 12 बच जाती है। तो फिर 12 से जोड़ लिया हमने वाल को। तो वाल्मीकि योजना कब है? 2012 में। आगे बढ़ते हैं। टंट्या भील स्वरोजगार योजना। अब आप सोच रहे होंगे एक टंट्या भील आर्थिक सहायता योजना 2022 में आई है, वो आई है, लेकिन इससे पहले 2013 में एक योजना आई थी टंट्या भील स्वरोजगार योजना, ये 2013 की है। ठीक है, टंट्या भील स्वरोजगार योजना 2013। ये क्या है? अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 50,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक के बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए आई थी। देखो, अनुसूचित जनजाति में उद्यमिता शून्य पाई जाती, कम पाई जाती है, 1% 2% पाई जाती है। वो लोग या तो मजदूरी करते हैं या कृषि करते हैं या वन उपज संग्रह करते हैं और इनसे ही अपना काम चलाते हैं। वो उनका विकास रुका हुआ है, तो उनका विकास नहीं होगा तब तक मध्य प्रदेश का विकास नहीं होगा। तो उनको बैंक से ऋण जब वो लेने जाते हैं तो उनके पास क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, उनको ऋण नहीं मिलता है, इसलिए वो और व्यापार नहीं कर पाते, तो उनको ऋण देना जरूरी है। तो टंट्या भील योजना में उनको ऋण देने का प्रावधान किया गया। अब ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आवास सहायता योजना, इसका क्या मतलब निकलेगा? आवास सहायता मतलब आवास की सहायता। कब आई? 2013 में। तो आवास मेरा भी और तेरा भी, तेरे से तेरा आवास मेरा आवास, ऐसे याद कर लो, बोल दिया करो ऐसी छोटी छोटी चीज, तेरा आवास मेरा आवास, याद हो जाएगा। तेरा क्या आवास, आवास योजना कब आई? 2013 में, इससे ये याद हो गया। क्या है योजना? इस योजना के अंतर्गत गृह निवास छोड़कर अपने जो महाविद्यालय हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए अगर दूसरे जिले में जाते हैं और कहीं रूम से रहते हैं, रेंट से रहते हैं, तो इस योजना के तहत उन बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। आवास योजना है मतलब रहने के लिए पैसे देने की योजना 13 में देंगी। ठीक है, 2013 में योजना बनी और ये योजना उन बच्चों को, एसटी एससी के उन बच्चों को लाभ देती है जो अपना गृह जिला छोड़कर किसी और स्थान पर किराए से रहते हैं। तो किराए के पैसे पूरे करने के लिए सरकार छात्रवृत्ति योजना देती है या छात्रवृत्ति देती है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। देखो, जब हमारे देश में बालक शब्द की जो परिभाषा है उसका अर्थ है, बालक शब्द होता है
0 से 14 वर्ष का। तो जब वो 14 वर्ष का हो जाएगा तो स्वरोजगार करने लग जाएगा, खुद का काम करने लग जाएगा। तब तक तो वो काम नहीं कर सकता। आर्टिकल 23-24 में इसको रोजगार की मनाही है, वहां से काम करने पर बाल श्रम प्रतिबंधित है। तो 14 का हो जाएगा तब वो खुद का रोजगार करेगा। तो मुख्यमंत्री ने एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। कब बनी होगी? 14 में, क्योंकि 14 से वो काम करना शुरू हो जाएगा। उद्देश्य स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ ही ब्याज सब्सिडी और ऋण की गारंटी और मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध कराना। क्या अर्थ निकला? ऐसे व्यक्ति जो स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उनको ब्याज सब्सिडी, क्योंकि खुद का रोजगार, खुद का धंधा चालू करने के लिए पैसे चाहिए और वो पैसे पर जो ब्याज लगता है वो भर नहीं सकता, तो उस पर सब्सिडी और साथ में आर्थिक सहायता या मनी, उसके साथ मार्जिन मनी उपलब्ध कराने की योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। आगे बढ़ते हैं। 2014 में ही योजना आई मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना। क्या उद्देश्य है? सेम स्वरोजगार जैसी ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित लोगों को क्रय लागत के उपकरण अर्थात जो मशीनें खरीदी जाती हैं उन मशीनों को खरीदने के लिए ऋण दिलाना या उनकी अनुदान सहायता के माध्यम से मदद करना या उनको कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना, ये इस योजना का लक्ष्य है। तो आपको पिछली योजना के साथ ये भी योजना साथ साथ में याद करनी है, तो दोनों एक साथ याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सावित्रीबाई फूले स्वयं सहायता योजना। देखो, सावित्रीबाई फूले स्वयं सहायता योजना। क्या नाम है? फूले, तो फूल ले। इसमें क्या लिखा है? फूल ले। फूल की बात की जा रही है ना, गुलाब का फूल, कमल का फूल। तो वैसे तो फूल जो है वो 10 रुपए का, 15-20 रुपए का आ जाता है। कितने रुपए का आ जाता है फूल? 15 या 20 रुपए का। तो ऐसे 15 का भी आ जाता है, 20 का भी आ जाता है। तो आप याद रख लेना, 15-20 रुपए में क्या आ जाता है? फूल याद आ जाता है। तो फूले योजना कब है? सावित्रीबाई फूले 2015 में। क्या है ये? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित महिलाओं को नए व्यवसाय की स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना है सावित्रीबाई फूले योजना। देखो, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आप सब लोगों तक एक बहुत अच्छा सा डाटा पहुंचाया जाए। आपको इस वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाकर मैं आपको फ्री कर दूं कि आपकी टेंशन खत्म हो। 10वीं यूनिट आपकी हो गई है, 10वीं यूनिट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, यही मेरी खुशी का उद्देश्य है, या यही मेरे लिए काफ़ी है। मेरा उद्देश्य आप सब लोगों को पता है। मैं आप सब लोगों को केवल और केवल ये जो व्यवसायीकरण है शिक्षा का, इससे बचा करके निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना चाहता हूं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप सेटिस्फाई होते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैंने अच्छा पढ़ाया, आपको अच्छा लगा, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आपको और क्या इस वीडियो में संशोधन चाहते हैं वो भी अपने आइडियाज शेयर करते रहें। जैसे किसी ने कहा कि सर स्क्रीनशॉट लेने होते हैं तो हट जाया करो, तो जहां जरूरत होती है वहां मैं हट जाता हूं। ऐसे आप ले लिया करें स्क्रीनशॉट, इनको लिख करके याद करके हमें अभी कंप्लीट कर लेना है। जो कठिन पोर्शन है वो भी हम आगे कवर करेंगे। 10वीं यूनिट हमारी 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। कुछ लोग कमेंट करने में आलस करते हैं, उनको लगता है पिछले वीडियो पे तो की थी, तो भाई पिछला वीडियो मैंने भी तो बनाया था, नया वीडियो मैंने भी तो बनाया, तो नए वीडियो भी तो मैं आपका प्रोत्साहन चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको कैसा लगा। ठीक है, आप अगर ऐसा सोच लेंगे कि हमने पिछले पे दे दी, मैं भी सोच लूंगा कि मैंने भी तो बना दिया, मैं भी क्यों अगला बनाऊं। ठीक है, लेकिन मैं बनाते रहूंगा। मैंने वादा प्रॉमिस किया आपसे कि मैं ये पूरा नया सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा और वो मैं आपको निःशुल्क पूरा उपलब्ध कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। गुरुकुल केंद्र 2016 में आई थी ये योजना। देखो, गुरुकुल का अर्थ क्या होता है? गुरुकुल का अर्थ होता है ऐसा स्कूल जहां पे बच्चे रहते हो और वहीं से, अब यहाँ लड़के लड़की दोनों हो जाएंगे ना, ऐसे स्कूल जहां पे बच्चे रहते हो और उनको अच्छी क्वालिटी की, तो अच्छी क्वालिटी माने अच्छी क्वालिटी से आशय है इंग्लिश मीडियम की या इंग्लिश मीडियम वाली लैंग्वेज। आजकल अच्छी क्वालिटी माने यही माना जाता है, खैर ऐसा मैं नहीं मानता। तो गुरुकुल केंद्र योजना क्या योजना है? 2016 में आई। 4 स्थान भोपाल, इंदौर, जबलपुर और शहडोल के संभाग मुख्यालय पर गुरुकुलम केंद्र के रूप में जनजातियों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराने वाले आवासीय स्कूल खोलने की एक योजना बनाई गई, जिसको हमने क्या कहा? गुरुकुलम केंद्र योजना। तो याद रखना, ये 4 जगह खोले गए
तीन तो महानगर हो जाएंगे, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। अब चौथा ग्वालियर ना होकर के शहडोल है, ये जरूर याद रख लेना। ये जो अभी कांस्टेबल वाली एग्जाम हुई थी इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है आपको। देखिए ये जो योजनाओं वाला टॉपिक है बड़ा सा बहुत सरल है, केवल 30-40 योजना, उनके साल याद रख लो और क्या हुआ ये याद रख लो। 1 या 2 नंबर एग्जाम में जरूर दिलाएगा ये टॉपिक, आपको ये याद करना है। दूसरा, कल के लास्ट गौंड जनजाति वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है ताकि हम अपने निःशुल्क शिक्षा के उद्देश्य को पूरा कर सकें। लेकिन बस 10-20 लोगों ने ही इसको अपने स्टेटस पे लगाया। भाई स्टेटस लगाने में 1 ही मिनट का समय लगता है और उसके बाद आप भूल जाओ, उसे छोड़ दो। जिस तक वो पहुंचना होगा, जिसके लिए उपयोगी होगा वो लगाएगा, जिसको उपयोगी नहीं होगा वो आपका स्टेटस नहीं देखेगा या आगे बढ़ जाएगा। मैं आपसे फिर से एक बार निवेदन कर रहा हूं कि आप इसको उन बच्चों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें जिनको सही में इस वीडियो की जरूरत है। मैं ये डाटा जो तैयार करता हूं इसमें और बाकी सब काम में मेरी बहुत मेहनत लगती है, केवल उद्देश्य इतना है कि उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा सके। आज जो भी व्यक्ति अपने स्टेटस पे ये लगाए वो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करे कि उसने ये लगाया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना, क्या नाम है? आहार अनुदान योजना। आहार का मतलब देखो, आहार जो है वो वैसे तो हम खाना खाते हैं, लेकिन हमें आहार की जरूरत कब होती है? जब खतरा हो। खतरा हो तो हमें आहार चाहिए। तो 17 ये क्या है? 2017 में से हमने इसको पढ़ा 17 से होता है खतरा। तो खतरा होता है जब हमें किस चीज की जरूरत होती है? आहार की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? आहार की। तो आहार योजना कब आई? 2017 में आई। ऐसे जोड़ करके ये याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनजाति कार्य विभाग की योजना है, भले याद मत रखो लेकिन मन में याद रहे ये पीछे से। पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने की योजना है आहार योजना। याद रख लेना, आहार अनुदान योजना, मतलब आहार के बदले में अनुदान अर्थात 1000 रुपये की राशि देना। आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा योजना। देखो आकांक्षा क्या है आप सब लोगों की? आप सबों की आकांक्षा है, इच्छा है, आकांक्षा है, इच्छा आकांक्षा एक ही है। आप सबकी इच्छा है कि आप सरकारी नौकरी पर सिलेक्ट हो जाएं। तो सरकारी नौकरी पर आदमी सिलेक्ट हो जाए इसलिए योजना चलाई आकांक्षा योजना, ताकि सबकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। आकांक्षा योजना इसीलिए आई, याद रख लेना। आकांक्षा योजना क्यों है? सरकारी योजना, सरकारी नौकरियां के लिए बच्चों को तैयारी कराने की योजना सरकारी आकांक्षा योजना 2018-19 में आई। कैसे याद करें? देखो सरकारी नौकरी तभी मिलती है जब आदमी 18 पार कर ले और 19 का हो जाए। कब का हो जाए? 18 की उम्र पूरी कर ली हो और 19 का हो गया हो, तब जाके सरकारी नौकरी मिलती है। तो सरकारी नौकरी की तैयारी भी तभी हो सकती है। इस योजना को याद कर लिया हमने, आकांक्षा योजना। आगे बढ़ते हैं। अगली है वन धन योजना। क्या नाम है? वन धन योजना। वन धन योजना कब बनी? 2018 में। नाम से ही समझ में आ रहा है वन धन का मतलब आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, 3 प्रकार की साड़ी है ये, चंदेरी की साड़ी, महेश्वर की साड़ी और बाघ प्रिंट। ये 3 प्रकार की जो वस्त्र निर्माण के उद्योग हैं, तीनों के तीनों कौन कौन से? चंदेरी की साड़ी, महेश्वर की साड़ी और बाघ प्रिंट। तो अब देखो ये BMC करने से ये रटाने लगा, याद होने लगा है ना। तो ऐसे याद रखना है BMC। बाघ प्रिंट, महेश्वर और चंदेरी तीनों की तीनों साड़ियों को के जो बुनकर हैं उनको निशुल्क प्रशिक्षण देने की योजना है वन धन योजना। कब आई थी? 2018 में। और प्रशिक्षण 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को ही दिया जा सकता है, इसलिए योजना किस साल में आई होगी? 2018 में। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं ये जो जोड़ कर आपको याद करा रहा हूं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये केवल मैं आपको याद कराने के लिए बोलता हूं, इनका और कोई उद्देश्य नहीं है, आपको याद हो जाए इसलिए मेरे द्वारा ऐसा कुछ रास्ता, कनेक्टिंग प्रोसेस का सहारा लिया जाता है। अब याद करें इनको। मुख्यमंत्री मदद योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री मदद योजना। तो जनजातीय परिवार के बच्चे के जन्म या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसे 50 किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराने की जो योजना है, मदद करने की जो योजना है, उसका नाम है मदद योजना, मुख्यमंत्री मदद योजना।
अब देखो 18 तक तो शादी भी नहीं कर सकते, 18 तक तो शादी पे भी प्रतिबंध है ना लड़की की। 19 की होगी तो एक ऐड हो जाएगा, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। तो ये एक ही क्या है, नया बच्चा। ये नए बच्चे के जन्म पर आ गई मुख्यमंत्री मदद योजना। 50 किलो अनाज मिलता है इस योजना में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को। आगे बढ़ते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन के लिए जोड़ दिया गया बाद में। अगला है राशन आपके ग्राम योजना, कि माने राशन की दुकान जिन क्षेत्रों में नहीं है, बहुत सारे ऐसे मध्य प्रदेश के क्षेत्र है ना जहां वो उचित मूल्य की दुकान ही नहीं है, तो उचित मूल्य की दुकान जिन क्षेत्रों में नहीं है उन क्षेत्र में लोगों को राशन नहीं मिलता होगा, तो उनको घर घर जाकर के राशन देने की योजना है राशन आपके ग्राम योजना। 2021 में बनी 15 नवंबर को। स्पेशली ये याद रखना, अभी तक हमने जो योजनाएं पढ़ी वो किस विभाग की थी, जनजाति कार्य विभाग की। ये खाद्य विभाग की, खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय जो है, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय इस योजना को चलाता है। क्या है, आदिवासी क्षेत्रों में जहां राशन वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकान नहीं है, उन क्षेत्रों में राशन घर घर पहुंचाने की योजना को कहते हैं राशन आपके ग्राम योजना या राशन आपके द्वार योजना। आगे बढ़ते हैं, देवारण्य योजना। क्या नाम है, देवारण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल, देव का मतलब होता है भगवान। अरण्य और देव दोनों को मिला करके, और हमारे लिए भगवान कौन है, जो हमारा इलाज कर दे, जड़ी बूटियां। इन जंगलों से मिलती है जड़ी बूटियां। तो लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने, और जनजातियों में क्योंकि ये जड़ी बूटी के प्रोडक्ट जंगल से ढूंढ कर लाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उनकी आजीविका के लिए उनको रोजगार मिल जाए, ये दोनों उद्देश्य को पूरा करने के लिए आई देवारण्य योजना। याद हो जाएगी देवारण्य योजना कब आई, 21 में आई। अब देखो कहीं हमारी जान बचा लेता है तो हम उसे क्या कर लेते हैं, इसे मैं लिख देता हूं 21, ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में। ये पीछे का शब्द क्या है वो याद कर लेना, कोई हमारी जान बचाएगा तो हम उसे ये करेंगे, याद रख लो। आगे बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम, तारीख याद रख लेना इसकी, 15 जुलाई 2022। अभी बाकी योजनाओं में मैंने तारीख की बात नहीं की, लेकिन 2022 की योजनाओं में तारीख भी याद रखनी है। सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसीमिया कार्यक्रम भी कहते हैं इसको। ये 15 जुलाई 2022 को राज्य के सभी जनजातीय विकास खंडों में लागू हुआ। आपको याद है कि मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय विकास खंड हैं, 89 विकास खंड हैं, और उनमें जो लोगों में खून की कमी होती है ना, उनकी कमी को, खून की कमी या खून से संबंधित जो बीमारी है, थैलेसीमिया, एनीमिया, इनको दूर करने के लिए आई सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसीमिया कार्यक्रम, जिसको मध्य प्रदेश ने लागू किया तो उसका नाम रखा हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम। इसकी एक अपडेट योजना भी आ चुकी है, वो हम पढ़ते हैं। सिकल सेल उन्मूलन मिशन, ये जरूर याद रख लेना क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आते हैं और शहडोल से इस योजना का उद्घाटन करते हैं। इसमें आपको 2 तारीखें याद रखनी पड़ेगी, 15 नवंबर 2021 और 1 जुलाई 2023। क्यों याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू में जब ये योजना लागू हुई तो इसे मध्य प्रदेश के 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया। क्या है ये, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और अन्य हीमोग्लोबिन विकारों से पीड़ित लोगों को स्क्रीनिंग मतलब जांच, रेफरल और प्रबंधन की प्रणाली पर विस्थापित करने की योजना है। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये 2 जिलों झाबुआ और अलीराजपुर में 2021 में लॉन्च किया गया, लेकिन जब ये सफल होने लगा तो फिर पूरे भारत में लागू किया गया। इसलिए इस योजना को, ये देश की योजना है लेकिन फिर भी हम याद कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से शुरू हुई इंपॉर्टेंट योजना है। तो मोदी जी ने 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन उन्मूलन मिशन 2047 लागू किया, और ये लागू हुआ था शहडोल के लालपुरा गांव से। ये भी याद रख लेना। इसमें एक विशेष बात और याद रखना कि ये योजना में सिकल सेल एनीमिया या खून से संबंधित बीमारियों को 2047 तक 2047 तक समाप्त करने का लक्ष्य है कि तब तक वो पूरी तरह से समाप्त कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। अब ये तो बहुत नई योजना है, इसमें तारीख याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा 2022 की है। तारीख भी याद कर लेना, 6/9/22। ऐसे लिखोगे तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, 6 इसको उल्टा किया तो 9 हो गया, तो 6/9
22 ऐसे याद कर लेना। वो 3 योजना एक साथ है, इसलिए मुझे तो आराम से याद हो जाती है, आपको भी 3 एक साथ योजना इस तरीके से याद हो जाएगी। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, 50% अनुसूचित जाति और 50% अन्य, इसके जो लाभ हैं वो इस तरीके से वितरित होते हैं कि 50% केवल अनुसूचित जनजाति को और बाकी अन्य को, जिसमें जाति रहेगी। अनुसूचित जनजाति के जीवन स्तर में सुधार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? अनुसूचित जनजाति के जीवन स्तर में सुधार करना। उसके लिए करते क्या है, प्रावधान क्या है, लाभ क्या मिलेगा? निर्माण गतिविधि हेतु, मतलब अगर आप कोई उद्योग खोलते हैं, निर्माण करते हैं, तो 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक, और कोई व्यवसाय करते हैं जिसमें निर्माण नहीं होना है, तो 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। क्या कराया जाता है? ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और जो ब्याज होता है उसमें प्रति वर्ष जो है आपको 5% की छूट दी जाती है। कितनी प्रतिशत की? 5% की छूट दी जाती है, ये याद रख लेना। पात्रता इसकी है कि वो मध्य प्रदेश का नागरिक होना चाहिए, ये मूल पात्रता है, मध्य प्रदेश का नागरिक हो। दूसरी पात्रता है कि वो 12 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम कमाता हो, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। तो ये योजना याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं। इसी तारीख को एक और योजना आई, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। अब टंटिया मामा एक पहले आ चुकी है 2013 में, और ये 2022 में आएगी। वो टंटिया मामा स्वरोजगार थी, ये टंटिया मामा आर्थिक कल्याण है। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, वही तारीख है 6/9/22, साथ में याद करना। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त और विकास निगम द्वारा चलाई गई, ये स्पेशल बात है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगली बात, लाभार्थी कौन होंगे? अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही, केवल जनजाति वर्ग के। अगला, जनजातियों के नवीन उद्यमों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना और 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की एक्स्ट्रा सुविधा दे देना। मान लो किसी ने 50 लाख का ऋण लिया या 10 लाख का ऋण लिया, तो उसे 10,000 से लेकर 1 लाख तक का तो छूट दे देना, और जो बाकी के बचे उनके पैसे पर ऋण की छूट देना या ब्याज की छूट देना, ये इस योजना का मूल उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। सेम डे एक और योजना लागू होती है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष पोषण योजना। ये क्या है? वही तारीख 06, 09 और 2022, तीनों योजनाएं एक ही दिन लॉन्च हुई, याद रख लेना। कौशल उन्नयन, नवाचार, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता उन संस्थाओं को जो ये काम करती है, नवाचार को बढ़ावा देती है या कौशल उन्नयन का काम करती है, उनको पैसे ये अनुदान देना। आगे बढ़ते हैं। जाबाली योजना। अब देखो, जाबाली योजना पहले चली थी, लेकिन मैंने इसको बाद में रखी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद की योजना अभी अभी चली है, इसी से जुड़ी हुई योजना। तो जाबाली योजना क्या है? 3 जो प्रमुख जनजाति समूह थे, बेड़िया, बांचड़ा और सांसी। नाम क्या है? बेड़िया, बांचड़ा और सांसी। वो तीनों में वेश्यावृत्ति की परंपरा है। आप देखोगे तो मंदसौर के पास के कुछ क्षेत्रों में, सागर जिले के कुछ क्षेत्रों में, वहां एक कुछ विशेष प्रकार की जनजाति होती है जो वेश्यावृत्ति में संलग्न है। वो समझती है या वो मानती है कि वेश्यावृत्ति करना ही उनका धर्म है, या उनके लिए ये मतलब उनके लिए ये विशेष बात मानी जाती है, वो खुद ऐसा परंपरा से करते आए हैं। तो वेश्यावृत्ति में जो फंसी जातियां हैं, विशेषकर बेड़िया, बांचड़ा और सांसी की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए 4 जिलों में ये योजना लागू की गई। बाद में इसे 2004 में संपूर्ण मध्य प्रदेश, यहाँ संपूर्ण मध्य प्रदेश का आशय ये सारे वो जिले जिनमें ये व्यवस्था या ये जनजातियां रहती हैं वहां लागू कर दी गई। तो याद रखना 1992-93, 1992-3 की योजना थी, जिसे 2004 में पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया गया। इसी से जुड़ी हुई एक योजना और याद कर लो, संवेदना योजना। क्या नाम है? संवेदना। अब देखो, संवेदना कब आती है? जब किसी को खतरा होता है, और खतरा कब होता है? 17 पे होता है खतरा, तो खतरे में आती है संवेदनाएं। तो संवेदना योजना का साल तो जुड़ गया। क्या है ये? जाबाली योजना, जो अभी मैंने पढ़ाई पीछे। जाबाली योजना अंतर्गत वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, ऐसी महिलाएं जो वेश्यावृत्ति में जुड़ी हुई थी, बाद में सरकार ने उनको मुक्त करा दिया, तो वो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाती है, तो जोड़ने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रयास करने की योजना है संवेदना योजना। इसके 2 तारीख याद करना। 17-18 में ये केवल 3 जिलों में, सागर, छतरपुर और बुरहानपुर में लागू हुई,
और 2018-19 में फिर वो जो मंदसौर रतलाम इन जिलों में भी इसको लागू कर दिया गया, मतलब 7 जिलों तक विस्तारित कर दिया गया। तो संवेदना योजना कब आई? 2017 में, याद रख लेना। आगे, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम क्या है भैया? पहले तो इसका पुराना नाम याद रख लो। पहले नाम था मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम। यहाँ क्या था? गाय। पहले इनकी प्लानिंग थी कि केवल गाय देंगे, बाद में इन्होंने सोचा कि नहीं, गाय देने से काम नहीं चलेगा, गाय भैंस भी हो सकती है, बैल भी हो सकता है, पशु देंगे। तो योजना का बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम। जो अनुसूचित जनजाति के पिछड़े हुए लोग होते हैं उनको 2 गाय या बैल, गाय या भैंस या गाय या बकरी देने के लिए जो योजना बनाई उसका नाम है मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था कि 2 पशु हम उन परिवारों को दे दें ताकि उनका रोजगार शुरू हो जाए, और दूध और गोबर उनसे खरीद लें ताकि उनको और ज्यादा लाभ मिल जाए। और दूसरा कि इस दूध और गोबर खरीदने में जो लीकेज है, जो भ्रष्टाचार है, उसको भी समाप्त करना इस योजना के उद्देश्य थे। आगे, आदिवासी उप योजना। अब ये क्या है? देखो, आदिवासी जातियों के संपूर्ण कल्याण हेतु 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1974 में आई थी, 1978 तक चली थी। 4 वर्षों की थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस योजना की अवधि में यह योजना चली है जिसका नाम है आदिवासी उप योजना। तो आदिवासी जनजातियों के संपूर्ण कल्याण हेतु 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई। इसके अंतर्गत 31 एकीकृत आदिवासी विकास योजनाएं लागू की गई थी, एक साथ 31 योजनाएं, जिसमें 26 तो बड़ी थी और 5 मध्यम थी। छोड़ो, ये याद भले ही मत करो, लेकिन मूल रूप से ये याद करना कि ये परियोजना सलाहकार मंडल गठित करने के साथ की गई थी, या इसकी सलाह देने के लिए सलाहकार मंडल हर योजना में गठित किए गए थे। आप समझते हैं, महिला बाल विकास योजना ये जो लागू हुई, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, उनको लागू करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों को परियोजनाओं में बांटा गया। वैसे ही यहाँ पे भी जो जनजातीय क्षेत्र है उनको विकसित करने के लिए परियोजना सलाहकार मंडल गठित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, जनश्री बीमा योजना क्या है? नाम में बीमा जुड़ा हुआ है तो समझ तो आ ही जाता है क्या है ये। विशेष पिछड़ी जनजातियों भारिया, बेगा और सहरिया। अब देखो, हमें पता है ना मध्य प्रदेश में 3 जनजातियां पिछड़ी हैं। कौन कौन सी? बेगा, भारिया और सहरिया। ये तीनों हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इन 3 पिछड़ी जनजातियों के किसी सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर उन लोगों को 30,000 रुपए देने की जो योजना है वो है जनश्री बीमा योजना। आपको मैं ये योजनाएं जो पढ़ा रहा हूं वो पूरी कंप्लीट है, इसके बाद आपको नहीं पढ़नी है। करंट अफेयर्स में मुझे जो अपनी तरफ से ऐड करना होगा वो मैं जोड़ करके आपको पढ़ा दूंगा। आपको केवल इतनी ही योजनाएं पढ़नी है जो मैं पढ़ा रहा हूं, इससे एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये मेरे मोटिवेशन का सवाल होता है। अगर आप कमेंट नहीं करते तो मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं लगा होगा, लोगों ने देखा ही नहीं होगा, इसलिए आपको कमेंट जरूर करना है। ये योजनाएं जो हमने पढ़ी, इसमें साल, उसके उद्देश्य और उसको किस विभाग ने लागू किया, ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं और यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगली योजना है अरुणिमा योजना। क्या करती है? आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी के स्वास्थ्य जो रक्षा ढांचा है, स्वास्थ्य का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, वो बनानी है। अर्थात आदिवासी विकास खंडों में अस्पताल खोलने या उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए जो योजना आई उसका नाम है अरुणिमा योजना। क्यों अरुणिमा क्यों फेमस है? आप जानते हैं, अरुणिमा वो महिला है जिसके दोनों पांव जो हैं वो ट्रेन एक्सीडेंट में कट गए थे, लेकिन वो फिर भी महिला कहाँ चढ़ी? एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ी। इसलिए अरुणिमा सिन्हा को पहचाना जाता है। अरुणिमा योजना आपको याद रखना है, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए है। आपने ये जो योजनाएं पढ़ी हैं ये आप सभी याद कर लीजिएगा, आज ही इसको याद करके कंप्लीट करना है, क्योंकि हम आगे दूसरी चीजें पढ़ने वाले हैं। आप इनको लिख करके नहीं रखना, लिख कर रखने से धीरे धीरे बर्डन बढ़ते जाएगा, आपके दिमाग का टेंशन बढ़ते जाएगा। इस वीडियो के लिए सभी को धन्यवाद।